सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उनको हमने एक किताब से कलेक्ट किया है और आप चाहेंगे तो इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देखेंगे और इनका जरूर आज लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि यूपी पीजीटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में भी तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये शायद बहुत बड़ी बात होगी कि ये क्वेश्चन उनको हिंदी में प्रॉपर वे में मिल पाए। तो मैं कहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर लाइक करिए, जरूर पसंद करिए और हम चलते हैं एक एक क्वेश्चन के अपने उस तजुर्बे पर जहां पर आपको मिलेगी एकदम बढ़िया क्वेश्चन की भरपूर डोज। तो शुरुआत कर लेते हैं हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जिनका नाम है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना से जुड़े हुए क्वेश्चन। कैथोड किरणों के संबंध में असत्य कथन है, यानी कहने का तात्पर्य है जो कैथोड रेज हैं उनका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है। यानी कि अगर मैं कहता हूं यहां पर तो इसको मैं बोलूंगा फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। तो फॉल्स स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ये मैटर से टकराने पर इफ मतलब हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तीन निगेटिवली चार्ज होती है ये भी बिल्कुल सही है। उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, ये बात भी ठीक है। ये सीधी रेखा में कैथोड की ओर चलेंगी, तो भाई कैथोड की ओर क्यों चलेंगी, ये एनोड की तरफ चलती हैं, तो इसका मतलब ये एनोड की तरफ, तो यही स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। यानी कि इसके आगे मैं लिख देता हूं फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसे समझ सकते हैं। और हम आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर दें तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप जरूर कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कैथोड किरणें कैसी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैथोड किरणें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आपको जानकारी में रहनी चाहिए। तो सेकंड वाले का जो जवाब होगा वो सेकंड वाले का जवाब गतिशील इलेक्ट्रॉन है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आप टिक कर लीजिए अच्छे से। जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती है तो उसका विशिष्ट आवेश यानी कि E/m रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो E/m रेशियो क्या होगा, तो वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंडेंस कैसी रहती है, ये बात आपको जानकारी में रहनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर E/m रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज का मतलब है कि घट जाता है, तो जब स्पीड बढ़ती है तो E/m रेशियो घटेगा, क्योंकि मास, भाई ये बताइए कि E/m वैल्यू जो है बढ़ी, अगर ये इंक्रीज होती है, जब ये इंक्रीज होगी तो यानी कि मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो फिर स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इस पे टीजीटी एग्जामिनेशन आप लिख लीजिए, टीजीटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैथोड किरणें विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, तो डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। केवल विद्युत क्षेत्र में हो, केवल चुंबकीय क्षेत्र में हो, ना विद्युत, तो कैथोड जो होती हैं वो दोनों में, यानी कि अगर मैं कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कोई ये इफेक्ट कर देती हैं। जो चौथे का जो जवाब होना चाहिए वो हमारा डी होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैथोड किरणों के लिए एक बात और ध्यान दीजिए, कैथोड किरणों के लिए E/m मान किस पर डिपेंड करता है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जवाब अगर मैं देखता हूं तो E/m रेशियो तो हमारा ये कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो है वो ये कांस्टेंट रहता है, यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो अगर मैं कहूं तो चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो नियत का मतलब होता है यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ये बात ध्यान देने वाली है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको देख लीजिए। उसके बाद हम चलें धनात्मक किरणों में E/m का मान सबसे अधिक किस गैस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिसका मास यानी कि E/m रेशियो सबसे ज्यादा, जिसका मास लेस हो जाएगा, यानी कि लेस मास वाला कौन है, तो यहाँ पर इसका 4 है, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का केवल 2 हो जाएगा, यहाँ नियोन का आपका 28 हो जाएगा, और यानी कि यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। तो फिर यही आंसर हमारा एकदम सेलेक्ट हो जाता है कि जिसका मास कम होता है, यानी कि मोलर मास जिसका कम होगा उसी की वैल्यू
सबसे ज्यादा आएगी। अल्फा कण का E/m प्रोटॉन और E कितने गुना होता है? कितना बेहतर क्वेश्चन है। अल्फा कण यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस माना जाता है और प्रोटॉन तो H होता है। तो आपको सिंपली ये बात पता हो जानी चाहिए कि 2 गुना यानी 2 टाइम्स हो जाएगा भाई इसका मोलर मास आपका। अगर हीलियम लो या हाइड्रोजन गैस ले लो आप, है ना, सॉरी प्रोटॉन ले लो तो प्रोटॉन H हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2He4 होता है। तो 4 नहीं यहाँ पर, यानी कि अगर हम लोग 4 की बात कर रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो घटाइए यहाँ पर प्रोटॉन तो 2 हो जाएगा, आंसर ये हो गया। और ये कि यहाँ तो 2 टाइम्स जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 2 गुना यहाँ पर आंसर हमारा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रोटॉन जो होता है एक आयनीकृत हाइड्रोजन अणु नहीं है। हाइड्रोजन अणु अगर बोले तो नहीं बन पाएगा, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे तो सही है, क्योंकि अगर H में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हमारा H+ आ जाएगा, जो इसका जवाब बनेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश, क्वेश्चन दोनों ही अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की डिमांड थी, मैंने कहा एक वीडियो ये आपको भी देता हूँ। निर्वात नलिका में उत्पन्न धन किरणों की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो वो उस पर, उसके अंदर जो गैस ले रखी है हमने, इस बात पर डिपेंड करेगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हमने गैस कौन सी ली हुई है। तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं ना, उसमें देखा होगा, तभी तो हम लोग जो एनोड किरणें होती हैं, कैनाल किरणें होती हैं, उन पर हम लोग ट्यूब में जो भरते हैं वो कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन गैस भरते हैं। तो यानी गैस की नेचर पर डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर कौन सी मतलब जो है किस प्रकार की किरणें उसमें उत्पन्न हुई हैं। कैनार किरणों के E/m मान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? तो आप जानिए। 10वें क्वेश्चन का अगर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं तो हर किसी का मान जो E/m रेशियो जो होता है वो कैनार किरणों E/m के कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भिन्न भिन्न गैसों के लिए ये तो सत्य है, बिल्कुल सही है। E/m का मान प्रयोग पर निर्भर करता है, ये भी सही है। एक गैस के लिए E/m का मान निश्चित होता है। तो एक गैस के लिए नहीं, सभी के लिए, एक गैस के लिए नहीं होता है, सभी के लिए E/m का मान निश्चित होता है, गैस के लिए नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और यही हमारा आंसर होगा, यानी 10th वाले का आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, बशर्ते बस आप लगा पाए इन क्वेश्चंस को। तो आज हमारी वीडियो में रहिए, हमारे साथ में रहिए। हम कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर के आए हैं और आपको बताने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर हम लोग जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट TGT, ये आपके सामने वो टीचर बैठा हुआ है जिसने यूपी बोर्ड भी पढ़ाया है, जिसने CBSE बोर्ड भी पढ़ाया है, जिसने ISC बोर्ड भी पढ़ाया है, जिसने CISC बोर्ड भी पढ़ाया है और ICSE बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाया है। ये बोर्ड ISC के 3 ब्रांच, मतलब मेन ब्रांच CISC ही होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे ये जो बोर्ड हैं, जितने चलते हैं, जितने बोर्ड आपने सुने हैं, उन सभी बोर्ड में हमने अपना एक्सपीरियंस, अनुभव, ज्ञान की मतलब उसको लिया है और वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे जो है वो इंग्लिश में भी बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी में आया था 2005 में। 2005 में कोई न्यूट्रॉन, ये जब ऐसे कहिए कि 2005 पुराना हो गया, 20 साल पहले का क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या है? ये यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट है पहले, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज में कठिनाई का कारण क्या था? न्यूट्रॉन का मास जो था वो तो था, लेकिन द्रव्यमान नगण्य न्यूट्रॉन का नहीं कह सकते हो आप, किसी कीमत पर नहीं था, लेकिन इस पर चार्ज नहीं था, तो इसका आवेश रहित होना इसके लिए नुकसानदायक था। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की अगर कोटि की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन 27 किलोग्राम में चलता है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो इसकी जो वेट होता है वो आपका पता होना 1.6 यहाँ लिख देते हैं। अगर हम इस पे द्रव्यमान की बात करें तो कितना रहता है? 1.627 इंटू 10⁻⁻27 के आसपास, किलोग्राम के आसपास रहता है। 7.5 होता है, जबकि प्रोटॉन में 7.2 होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन एक ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र में, क्या किसी भी क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि बेचारा ये न्यूट्रल होता है। एक AMU कितने, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक AMU के बराबर कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट जो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 24 हो जाएगा। तो
24 वाला ऑप्शन हमें ये डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर आपको हिंदी में ये चाहिए और हिंदी में अगर इन क्वेश्चंस का स्लॉट भी चाहिए तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आपको ये चीज़ें दे पाएँ। इलेक्ट्रॉन का आवेश 4.8 इंटू 10⁻⁻10 होता है और लिथियम के आयन पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आपका 3 होते, तीनों निकाल ही दिए हमने। जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है लिथियम आयन पर। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर Li ट्राई पॉजिटिव लिखा हुआ है, Li का 3 होता ही है, तो यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हमने। तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, आयन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आवेश की मात्रा यहाँ पर 3 अट्ठे 8 3 24, 3 चौको 12, 13 14, 1.4, यानी कि इसका आंसर जो है फिर इस हिसाब से तो 1.4 इंटू 10⁻1.4, इधर से हम डेसिमल लगाएंगे, एक तो इधर आ जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आना चाहिए इसका लिथियम का। अगर डाई पॉजिटिव होता तो ऑप्शन बी आता, ठीक है, सी ही आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है और Li ट्राई पॉजिटिव आयन पर आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी बी ऑप्शन 16 वाले का जो जवाब है वो बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी एग्जामिनेशन में भी ये आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लगातार आपके टच में रख रहे हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितने गुना होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने गुना होता है। तो आपको सबसे हल्का नाभिक हाइड्रोजन का ही माना जाता है, और हाइड्रोजन होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 से 1 भाई अगर हम देखें तो 1800 टाइम्स ही दिखाया गया है। हमें जो जानकारी है वो आपको पता होनी। सबसे हल्के नाभिक का 1 यानी कि 1.8 समथिंग इंटू 10 चलता है, तो यही होगा 1800। 1 अपॉन करोगे तो 1800 ही आएगा, ठीक है। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बेहतर है 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। मिलीग्राम कर रहा है, तो इसका मतलब है ग्राम में है 10,000 और कम कर दो, तो 31 में से 3 और घटाओ, यानी कि 6 घटा दो। 6 घटाओगे तो यहाँ पर 25 बचेगा, तो 25 हो गया, ठीक है। और मिलीग्राम में द्रव्यमान लगभग होता है 1 मोल में, तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट का समय दो, मैं निकालता हूँ इसको। 1 मिनट का आप समय दीजिए, इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1 मोल में 0.55 यानी 18 का जो जवाब आना चाहिए वो 0.55, वैसे तो मुझे याद है लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 16 पंजे 90, वही लगभग आएगा 9.1 इंटू 1.6 1.4 हो गया। और क्या कह रहा है, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का 1 मोल में होते हैं 6.022 होते हैं ना, 6.022, 54.7 है, और 54.7 कोई है नहीं, इसका मतलब 55.55 मिलीग्राम इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन साथियों लगाते रहिए, और मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब अल्फा कणों को धातु की चादर से गुजारते हैं तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात होती है कि इसलिए निकल जाते हैं, सीधे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अगर मैं कहता हूं तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है। तो परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत, यही वॉल्यूम कम होता है, नाभिक का आयतन कम होता है, पार हो जाते हैं, ठीक है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि न्यूट्रॉन सेंटर पर होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान तथा आवेश रहता नहीं, ये गलत है। ऊर्जा एवं द्रव्यमान संबंधित होते हैं, यानी कि सिंपल
सिंपल सी बात है कि 20 का जो ऑप्शन है वो 20 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यही सत्य है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस पर ही काम किया था और यहाँ न्यूक्लियस पर ही इन्होंने डिटेल कलेक्ट की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। रदरफोर्ड के अल्फा कण द्वारा प्रकीर्णन सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकलता है। ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन, चलो छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये आए हुए क्वेश्चन है जहां पर हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभदायक बनेंगे। सीरियल थोड़ा सा लग रहा है कि पेज एक छूट गया है स्कैनिंग के टाइम पर। उधर भी है, ये 21 के बाद का पेज छूटा है। खैर कोई बात नहीं, हम आपको आगे कंटिन्यू करा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इनको भी आप करिए। तो आपको 69 क्वेश्चन पर चल लेते हैं। बीच का ट्रिप कर गया है पेज, कोई नहीं हम आपको, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन है। सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या है? देखो संयोजी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी का मीनिंग अगर ना पता हो तो वैलेंस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s1 हो जाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या आपकी आ जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, एल की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू भी 0 ही आती है, यानी कि डी ऑप्शन। 69 वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर हमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन मिल रहा है। ये बात हमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटेनियम 22 में अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट, तो टाइटेनियम आपका हो जाता है 22 हो जाता है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 हो जाता है, 3s2 3p6 हो जाता है, और यहाँ पर 3d और 4s2 और 3d 2 हो जाता है। तो 3d2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए, यानी लास्ट n की वैल्यू तो आपकी 3 आनी चाहिए, और 3 केवल 2 जगह दे रखी है, l की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 70 वाले का जो ए जवाब है वो हमारा जबरदस्त जवाब हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट @2025 टीजीटी एग्जामिनेशन इसके ऊपर लगा लीजिए। टीजीटी के हिंदी में प्रश्न है, ये बहुत बेहतर है। 4d3 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है। तो देखो 4d3 की अगर बात करें तो 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 आएगा, 4 2, और अगर d है तो यहाँ पर यानी कि d ऑर्बिटल हम ये बना लेते हैं, और d ऑर्बिटल बनाने का 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 अगर हम यहाँ पर कहें तो 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, और डी में -2 -1 0, तो यानी कि 0 वाली वैल्यू हमारी राइट होगी। तो 71वें का अगर हम लोग जवाब देखते हैं तो 71वें का बी जवाब हमारा राइट जवाब मिलता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। 2pz इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या होती, 2pz की यानी p है, p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 में अब आपका 2pz2 अगर है तो 72 वाले में चेक करना पड़ेगा हमें कि 2pz2 अगर है तो यहाँ पर 2pz अगर, तो यहाँ 2pz का मतलब तो सिंपली p के लिए +1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बस +1 ही बताइए। यहाँ पर +1 यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, और l की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो -1 0 +1 यानी 2p अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ 2p3 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारा प्लस आ जाएगा। सभी की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, तो एक सेट करना पड़ेगा, या तो मिस प्रिंटिंग हुई है या तो यहाँ पर मैं 3 करूँ तो 2pz, अच्छा z दिया हुआ, OIC, ठीक है 2pz दिया हुआ है, तो z का मतलब ही यही हुआ कि लास्ट हमारी ऑर्बिट ये ऑर्बिटल ये हो गई 1, ये आपकी px हो गई, ये py हो गई, ये pz हो गई, तो यहाँ +1 ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। -1 से +1 तक वैल्यू होती है, तो वहाँ पर भरने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। 4d इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही सेट क्या है? तो 4d के लिए आपको क्या करना है, 4 करना है, 2 करना है, तो 4 2 ये हो गया। d इलेक्ट्रॉन के लिए 1 और 0 कर दिया इन्होंने, तो चलिए हम ले लेते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर 4d ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ पर आपका अगर d ले तो यहाँ पर d में m की वैल्यू l की वैल्यू 2 होती, तो -2 -1 0 +1 और +2, तो फिर +2, तो 1 2 3 4 5 सही क्वांटम संख्याओं का अगर हम सेट देखना भी चाहें तो यहाँ पर जो सेट दिख रहा है हमें वो यही होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल भर दिए जाएं तो 4d इलेक्ट्रॉन की 4d इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही सेट, देखो ये तो 2 है नहीं, इन 2 में ऑप्शन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो 0 नहीं हो सकता है,
ये भी संभावना है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन तो डी ही राइट हो गया। सिंपल सी बात है, अब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वो ये ऑप्शन है नहीं और उस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जब जीरो नहीं हो सकती तो फिर एस की वैल्यू जीरो होगी नहीं, तो फिर आंसर हमारा डी ही बचा। किसी कक्षा में कोणीय संवेग, ये फार्मूला भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर एल ब्रैकेट में L+1 H/2π, यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा फार्मूला ही है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जब पूछते हैं तो H/2π से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एनवे मुख्य कोश में कक्षकों की कुल संख्या है, एनवे मुख्य कोश में कक्षकों की कुल, भाई अब ये बताइए, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी कि एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है, एम की वैल्यू एन स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो यानी कि एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स की बात चल रही, तो 75वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट जा रहा है। मुख्य क्वांटम संख्या एन वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी, तो यानी कि 3 3 9 दूनी 18, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के में कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किस क्वांटम संख्या के मान भिन्न होंगे, तो आपको पता होना चाहिए एस के मान जो होते हैं केस के कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान अगर समान हो भी जाए तो एस का मान 100% डिफरेंट हो जाता है। ये भी रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, किसके लिए, हुन्स का रूल आपने पढ़ा होगा। देयर इज नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है, तो यहाँ पर 2D कभी भी हमने सुना नहीं, ना देखा होगा आपने। 2 अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा 0 और 1 होगी, यहाँ एल जो है वो 2 आ रहा है, जो संभव नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हमारा राइट है। D7 विन्यास में कुल चक्रण कितने हो सकते हैं, तो D7 में आपके D7 अगर भर रहे हैं आप, तो D7 ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके 3/2 आ जाएंगे, यानी कि ये 3/2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। 1/2 1/2 प्लस 1/2, 3 बार जोड़िए, 1/2 1/2 1/2 सब जोड़ दीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ये भी है और इस क्वेश्चन को भी हम सराहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु कक्षक होता है, परमाणु का ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो ये वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। तो यहाँ तो दिया नहीं है, अगले में हो सकता है दिया हो, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पर दिखा रहा है, ये क्वेश्चन स्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है प्रिंट करते समय, अच्छा उधर गया होगा, वो IC 80 के बाद देखें, इधर है नहीं, हाँ वो है, मिल गया। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो अधिक होती, बहुत ही, हाँ इलेक्ट्रॉन के चारों पर, ठीक है, पाए जाने की प्रायिकता दिया, हम संभावना बोल रहे हैं, एक की बात है। डंबल के आकार, तो ये डंबल p ऑर्बिटल हो जाती, तो यहाँ पर आप p ऑर्बिटल को लगा लीजिए, ये डंबल के आकार की होती, पता भी होनी चाहिए। और उपकोष गोलीय होता है तो आपका गोलीय तो यही हो जाएगा, 4s गोलीय हो जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा कक्षक अदैशिक होता है, जिसका नॉन डायरेक्शनल होता है, अदैशिक का मतलब नॉन डायरेक्शनल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा अगोलीय, नॉन स्फेरिकल कौन सी होती है, तो नॉन स्फेरिकल उपकोष होता है, किसमें से, नॉन स्फेरिकल, तो नॉन स्फेरिकल की अगर हम बात करें तो P बोरॉन हो जाएगा। तो 84 वाले में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो निकालना पड़ेगा 84 का जवाब हमें, 1s2 2s2 नहीं हुआ, 1s2 2s2 2p1, इसमें हो गया अगोलीय, तो यही लगा दीजिए आप, इसमें भी 1s2 2s2 हो जाएगा, और इसमें 1s2 ही रहता है, सॉरी इसमें 1s2 ही रहता है, ये हो गया, ठीक है। तो फिर ऑप्शन जब मिल ही गया है तो हम लोग बोरॉन को लगा लेते हैं खट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगाइए। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, तो किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मान लीजिए आप कि इस क्वेश्चन पर कोई तोड़ नहीं मिल सकता है, बहुत ही बेहतरीन है। ये माना जाता है कि 90 से 90% माना जाता है लगभग, तो 90% का ऑप्शन इसमें केवल बी दिया हुआ है, जो हमारा बेहतर क्वेश्चन है। तो ईमानदारी से मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि TGT एग्जामिनेशन कोई नोड की सतह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग 90 जो है
नोड पर, अच्छा नोड वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना 0 होती है, तो ये 0 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। 3p कक्षक में नोडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो n माइनस l माइनस 1 हो गया, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। हा, ये आ गया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया है तो मैं समझ लूंगा कि आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी है, बहुत ही बेहतर तैयारी है। तो आप ये जानिए कि यहाँ पर आपने दिया है साई 310। साई 310 क्या प्रदर्शित करता है, अगर आप बताएंगे तो जवाब बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साई 310 क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर यानी NLM, अगर मैं यहाँ पर साई 310 अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाता है, यहाँ पर अगर L है तो 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये 3 है और ये आपकी 0 है, तो यहाँ पर 3p हो गई और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है नहीं, इलेक्ट्रॉन बीच वाली ऑर्बिटल में p की -1 से 0 +1, यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। कौन सी कक्षक संभव नहीं है? तो 2D संभव नहीं है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5f कक्षकों में समाहित, चलिए ये क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5f कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5f में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? तो 7 दूनी 14। 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अगर पूछ रहा है तो फिर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो 90 क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 91 पर चले आते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की निश्चित हो जाती है। ऊर्जा स्तरों में कुल संख्या, तो पाउली का वर्जन, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सोचने पर मजबूर नहीं करेगा ये क्वेश्चन। अफवाह तो फीलिंग बताता है, हुंड ये बताता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कहाँ रह सकते हैं, पाउली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा स्तरों में कुल संख्या निम्नलिखित में निर्धारित होती है। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही आंसर है। लेकिन किस नियम के आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है? तो वो हुंड के नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे, एक क्लॉकवाइज भर सकते हैं और एक हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उस ऊर्जा स्तर को ग्रहण करता है जिसका n+l वैल्यू का मान कम होता है, ये आपका अफवाह का नियम कहता है, यानी कि अफवाह यहाँ पर हम लोग टिक कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अफवाह सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कौन सा है? तो पहले यहाँ भरा फिर 2, यही उल्लंघन कर दिया है। 94 वाले का अगर हम जवाब देखते हो यहाँ पर ये उल्लंघन, लेकिन इसको हम लोग ये बोलेंगे पहले 2s भरी गई फिर 2p भरी गई, और ऑप्शन देख लेते हैं कहीं और ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं दिया है, फिर हम उसको राइट बताएंगे। यानी कि अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो पहले यही गड़बड़ हो गया, तो मेन ये गड़बड़ माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट माना जाएगा। वो ऑप्शन सही, क्योंकि 2p भरा हुआ है, यहाँ पर 2p भर गया इसलिए वो सही मान लेंगे। यहाँ पर ये नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का विन्यास, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2p3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम के अनुपालन, तो आपको पता है n+l रूल। नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हुंड का नियम कहता है कि हम अयुग्मन करें पहले फिर पेयरिंग करें, तो ये हुंड के नियम के अनुसार ही चलेगा, बिल्कुल डेफिनेट है। p उपकोष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण है। तो चारों इलेक्ट्रॉन p में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो p में 4 इलेक्ट्रॉन सही तरीके से तो b में भरे गए हैं, बाकी नहीं सही भरे गए हैं, ये बात आप ध्यान दीजिए। पहले हमने 1 भरा फिर 2 भरा फिर 3 फिर रिपीट कर दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 4f उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 7 हो सकती है, इससे ज़्यादा अयुग्मित नहीं आ सकते, क्योंकि 4f अगर हम लोग भरते हैं तो 4f यानी 1 2 3 4 5 6 7 तो सब में एक एक भरा जाएगा ना, तो पहले अयुग्मित किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा? तो 4s 4p 5s, तो यानी कि यहाँ पर हम 3d 4s में सबसे पहले भरा जाएगा। तो 98 वाले को अगर हम लोग देख लेते तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतर क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन देखिए, Fe ट्राई पॉजिटिव का सही विन्यास क्या है? तो अगर Fe ट्राई पॉजिटिव को देखोगे तो 3D में 5 होते हैं और 3 घटा दीजिए, तो यानी कि यहाँ पर 2 बचना चाहिए, तो 3D 4s 0 हो जाएगा और 4s 0 हो गया, 3D 2 हो जाना चाहिए। गड़बड़ कर रहा है, 26 है ना, 6 होता है, सॉरी 6 में से 3 गया फिर 3 बचना चाहिए, यानी कि 99 1s2 2s2 2p6 और 3p6 हो गया, फिर 3d6 होता है। यहाँ पर आपका 0 कहाँ, 4s 0 जाना चाहिए, ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं सही दिया है भाई साहब, ऑप्शन नहीं। Fe ट्राई पॉजिटिव की अगर हम लोग बात कर लेते हैं
तो नहीं 4s यहाँ 0 है तो यार 2 वहाँ से गए, यहाँ से गए, ठीक है ए ही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। कारण आपको बताएं कि अगर हम देखो Fe ट्राई पॉजिटिव है 26 होता है, 26 में हम लोग 3D में कायदा में 6 होता है, 4s2 होता है, 2 यहाँ से चला गया, यहाँ चला गया, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आ गया आपका 3D 5 आ गया, 4s 0 आ गया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो 3D 7 ले आई 27 हो जाएगा, तो इसका मतलब 27 कर दीजिए। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का सेट असंभव है? तो असंभव क्वांटम संख्याओं का सेट देख लीजिए। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। नहीं, l की वैल्यू 2 तो संभव है, लेकिन m की 3 नहीं हो सकती, ठीक है, यही ऑप्शन होगा। अगर l 2 है तो m 3 कभी भी नहीं होगा, m 2 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। चलिए, 3p उपकोष के लिए n+l का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। परमाणु उपकोषों में बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम, तो पहले आपका आएगा 5p, फिर 4f, फिर 6, फिर 5d आएगा। गलत हो गया, यानी 5p, 5d, 4f, 6s, यानी कि डी 103 वाले को अगर हम लोग देखते हैं कंफर्मेशन के लिए सही क्रम, तो पहले आएगा 6s, फिर 4f आता है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 5p, 6s, 4f, 5d, हाँ ठीक, ये बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चंस हमने कुछ इंपॉर्टेंट छांटे थे जो आपको कराए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको वो देते रहें जो आपके लिए ज़रूरत है। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी अप टू द मार्क चलती रहे, और ये तैयारी में हम आपका जरूर सहयोग करते रहेंगे। तो आज हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का मन था, तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन कुछ दिए हमने। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।